वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द रेनेसांस पीरियड। इस पीरियड को हम द एलिजाबेथन पीरियड भी कहते हैं और इसका तीसरा नाम द एज ऑफ शेक्सपियर भी है, क्योंकि बड़े एक लिटरेरी फिगर जो शेक्सपियर हैं वो भी इसी एज का हिस्सा रहे हैं। तो इसका अगर टाइम फ्रेम अगर देखें हम, तो ये रफली 1500 एडी से स्टार्ट होता है और 1600 एडी तक जाता है। अब ये रफली यूज़ इसलिए वर्ड किया मैंने कि रफली का मतलब होता है कि आसपास, हम स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते कि ये जो रेनेसांस है वो 1600 पे एंड होती है, क्योंकि शेक्सपियर रेनेसांस पीरियड या एलिजाबेथन पीरियड का हिस्सा है, लेकिन शेक्सपियर की डेथ होती है 1660 में। और इनफैक्ट उनका जो हाई लेवल का लिटरेचर है वो 17th सेंचुरी की बिल्कुल स्टार्ट में प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो भी हम एलिजाबेथन पीरियड में ही काउंट करते हैं, इसलिए ये रफली 1500 टू 1600 है। इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये 1610 1616 तक भी जाता है ये रेनेसांस का पीरियड, या जिसको हम एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले है जी, रेनेसांस का मतलब क्या है। रेनेसांस का सिंपली जो लिटरेरी मतलब है, इसका मतलब है द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल ऑफ लर्निंग का मतलब है कि एक दम से जो पूरी की पूरी यूरोपियन कम्युनिटी थी वो एकदम से एनलाइटेंड हो गई थी। पहले उनके यहाँ डार्क एजेस थी, मिडिल एजेस में, मिडिल एजेस को डार्क एजेस भी कहते हैं। डार्क एजेस के बाद एकदम से उनकी एनलाइटनमेंट हुई और वो उस एनलाइटनमेंट के प्रोसेस को हम रेनेसांस बोलते हैं। तो रेनेसांस का मतलब है द ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड ऑफ द डार्कनेस ऑफ द मिडिल एजेस। अब मिडिल एजेस को डार्कनेस या डार्क एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें यूरोपियन पूरी जो यूरोपियन वर्ल्ड थी उसमें रिलीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो चुका था, और अगर पॉलिटिकली हम देखें तो उसमें डेस्पोटिज्म थी, जो मोनार्कीज थी और किसी किस्म की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और स्ट्रिक्ट रूल्स थे। रिलीजन जो था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था, और आप कह सकते हैं चर्च जो है उसके जो रूल्स थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट थे, जिनको किसी भी तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता था। उसकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उन एजेस में जो ह्यूमन लाइफ थी वो बड़ी कंजेस्टेड थी। तो एनलाइटनमेंट के बाद जो ह्यूमन लाइफ थी वो थोड़ी आप कह सकते हैं लिबरेटेड हो गई, इसलिए इस प्रोसेस को रेनेसांस कहते हैं, रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहते हैं, कि ह्यूमन माइंड की जो एनलाइटनमेंट हुई है एकदम से उसको दोबारा वो एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो ये है कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स एंड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपनड हिज आइज एंड सीन। कि एक बड़े अरसे से सो रहा था इंसान और एकदम से उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि नहीं, मेरे यहाँ तो राइट्स हैं ही नहीं बिल्कुल। तो एकदम से वो एक आप कह सकते हैं लिबरेटेड इंसान जो है वो सामने आता है हमारे पास, और उस लिबरेटेड इंसान का जो पीरियड है उसको हम रेनेसांस पीरियड कहते हैं। अब ये रेनेसांस पीरियड की थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हुआ एक्चुअली यूँ कि टर्क्स जो थे उन्होंने 1453 एडी में, 1453 एडी में इन्वेड किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, और उसको उन्होंने फ़तह कर लिया। अब कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो एक आप कह सकते हैं कि लिटरेरी हब था वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो वहाँ पे जितने भी ग्रीक जो स्कॉलर्स थे वो वहाँ पे आप कह सकते हैं इकट्ठे थे। तो जब 1453 एडी में मुस्लिम्स ने वहाँ पे इन्वेज किया, टर्क्स बेसिकली तुर्की के मुसलमानों ने, तो वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये जो ग्रीक स्कॉलर्स थे जो बेसिकली क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड थे, ये फिर पूरे के पूरे यूरोप में डिस्पर्स्ड हो गए, यानी कि कोई किसी कंट्री में चला गया, कोई किसी कंट्री में चला गया, और उन कंट्रीज़ में जाते हुए वो साथ अपने साथ जो वैल्यूएबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे उनके, ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो भी साथ ले गए। तो अब वो जो ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट थे उसमें जो चीज़ें थीं वो थी ओल्ड जो क्लासिकल ग्रीक पीरियड है उसकी। तो क्लासिकल ग्रीक पीरियड जो है वो वहाँ पे डिस्कवर हो जाता है, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो कि अभी तक सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में और अपने डेस्पोटिक लीडर्स की जो दी हुई चीज़ें थी वो पढ़ रहे थे, अब उनका जो एक्सपोजर होता है एक नई चीज़ से, और वो नई चीज़ क्या है, वो ग्रीक स्कॉलर्स के पास जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जिसमें ग्रीक क्लासिकल एंटिकिटी जो थी वो उनके सामने इंट्रोड्यूस होती है। और आपको पता है ग्रीक क्लासिकल एंटिकिटी में क्या आता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे ह्यूमन वैल्यू थी, वहाँ पे एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की सोसाइटी थी जो एग्जिस्ट करती थी। तो वो जब यूरोपियन जो कि बहुत प्रेशर के अंडर लाइफ गुजार रहे थे, उनको यहाँ जब ये चीज़ें उनको पता चली, उन्होंने पढ़ी,
तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को की तरफ माइल हो गए। तो इस तरह से वो जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, और वो लोग जो थे वो अपने स्ट्रिक्ट रिलीजियस जो कोड्स थे या स्ट्रिक्ट जो मोनार्किक रूल्स थे उनको वायलेट करने लग गए, और ग्रीक्स की जो लर्निंग्स थी उनकी तरफ वो चले गए और ख़ुद को डे बाय डे लिबरेटेड करने लगे उन सख्त चीज़ों से। ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था इस रेनेसांस के पीरियड का। अब इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं कि उस दौर में कुछ और चीज़ें भी चल रही थी बैकग्राउंड में, जैसे कि वास्को डे गामा जो थे उन्होंने सर्किम नेविगेट कर दिया था पूरी की पूरी अर्थ को। कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर कर दिया था। कोपरनिकस जो है उन्होंने सोलर सिस्टम डिस्कवर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये जो नई डिस्कवरीज थी, ये सारी चीज़ें मिल के एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर रही थी, और उस कंपाउंड इफेक्ट में आप कह सकते हैं स्पार्क का जो काम किया था वो ग्रीक स्कॉलर की जो वो ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ें मिलके उन्होंने वो जो मिडल एजेस का, डार्क एजेस का यूरोपियन बंदा था उसको एक नई एज में धकेल दिया, और उस एज का नाम है रेनेसांस, यानी कि द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, एनलाइटनमेंट। इंसान जाग गया बेसिकली ना, जो यूरोपियन इंसान था वो जाग गया, उनके माइंड की एनलाइटनमेंट होगी। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस था जिसको हम रेनेसांस कहते हैं। अब ये जो रेनेसांस पीरियड है इसमें हमने बेसिकली देखना है कि लिटरेचर की क्या सिचुएशन हुई, क्योंकि हम तो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से रेनेसांस को देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख ही नहीं रही है, तो सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पे बताया। तो रेनेसांस पीरियड में जो लिटरेचर था उसमें जो सबसे डोमिनेंट चीज़ थी वो थी ह्यूमनिज्म, कि एकदम से जो शिफ्ट था वो ह्यूमनिज्म पे आ गया था। ह्यूमनिज्म बेसिकली है क्या? ह्यूमनिज्म का मतलब ये है कि मैंस कंसर्न विद हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, कि इंसान का अपने ऊपर फोकस। पहले ये होता था, जैसे कि आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था, एंग्लो सैक्सन पीरियड जब हम डिस्कवर कर रहे थे कि वहाँ के जो लिटरेचर होता था उसमें जो करैक्टर्स होते थे वो पर्सोनिफिकेशंस होती थी बेसिकली, कि विकेडनेस को, स्लॉथ को, ब्रेवरी को, इन चीज़ों को एज अ करैक्टर पेश किया जाता था, एज अ इवल एंड एज अ डार्क फोर्स। तो अब जो रेनेसांस पीरियड है इसमें शिफ्ट ये आया कि ह्यूमनिज्म पे फोकस आ गया, कि इंसान का खुद पे फोकस आ गया, कि नहीं ये पर्सोनिफिकेशंस या ये जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं इनकी बजाय इंसान भी एक वैल्यू रखता है, और उसको एज अ करैक्टर पेश किया गया अपना रेनेसांस के लिटरेचर में। तो ह्यूमनिज्म सिंपली, ह्यूमनिज्म का मतलब है प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमनिज्म हमारे पास थी उसके रिलेटेड क्या क्या लिटरेचर में चेंजेस आए। तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ह्यूमनिज्म वाज द रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक क्लासिकल एंटिकिटी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ग्रीक क्लासिकल एंटिकिटी जो थी उसमें बेसिकली डेमोक्रेटिक रूल्स थे, उसमें डेमोक्रेसी प्रोमिनेंट थी, उसमें ह्यूमन वैल्यू थी, लिबरल टोन थी। ग्रीक पुरानी जो ग्रीक वर्ड है उसकी एक लिबरल टोन थी, एक कंजेस्टेड टोन नहीं थी। आपको पता है प्लेटो, अरिस्टोटल, इन लोगों के दौर में जो ग्रीक सोसाइटी थी वो एक लिबरल टोन रखती थी, और ह्यूमन डिग्निटी वहाँ पे प्रिवेल करती थी। तो उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो गया ह्यूमनिज्म के की वजह से। और दूसरा जो ह्यूमनिज्म का इफ़ेक्ट था वो था इनर वर्ल्ड की डिस्कवरी। पहले ये होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में एब्स्ट्रैक्शंस पे और वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस होता था, और उन्हीं को एज अ करैक्टर बना के पेश किया जाता था। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि स्लॉथनेस, या आप कह सकते हैं विकेडनेस या ब्रेवरी, इन चीज़ों को एज अ करैक्टर बनाया जाता था। लेकिन अब इनका जो राइटर्स का जो टर्न था वो उनकी इनर वर्ल्ड की तरफ हो गया, यानी कि इंसान के अंदर अपनी जो ख्वाहिशात हैं, इंसान की अपनी जो पर्सनल वैल्यू, उसको सामने रख के इंसान को एज अ करैक्टर, मैन को एज अ करैक्टर रखा गया। और उनके जो लिटरेचर था, पूरे का पूरा लिटरेचर वो मैन बेस्ड हो गया, यानी कि मैन जो है एज अ ह्यूमन वो क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, और इन सारी चीज़ों पे फोकस्ड जो लिटरेचर था वो टर्न कर गया इन चीज़ों की तरफ। दूसरी जो ह्यूमनिज्म की इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ह्यूमनिज्म ने जो एस्थेटिक सेंस थी राइटर की उसको आप कह सकते हैं कि उसको कैटलाइज कर दिया, उसको तेज़ कर दिया। अब पहले जो था वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, एस्थेटिक सेंस पे, ह्यूमन ब्यूटी पे, ह्यूमन एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर ही नहीं किया जाता था, बस वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस था। लेकिन यहाँ पे एस्थेटिक सेंस में फोकस हो गया, और यहाँ पे जॉन लिली जैसे जो लोग हैं उन्होंने यूफिज़म का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक
बड़ा ही एलिगेंट स्टाइल में ह्यूमन ब्यूटी जो है, ह्यूमन एस्थेटिक्स जो हैं उसको एक्सप्लोर किया गया, उसको वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसलिए ये भी ह्यूमनिज़म का एक कंसेप्ट था जिसके अंडर यूफिज़म ने जन्म लिया। तो ये भी रेनेसांस पीरियड की एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं डिस्कवरी है। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि जो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट ह्यूमनिज़म के अंडर हुआ रेनेसांस में, चूँकि हम रेनेसांस के दौर का लिटरेचर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ह्यूमनिज़म जो थी वो मेन बेसिक टेनेट था, बेसिक उसूल था जिसके ऊपर पूरे का पूरा लिटरेचर बेस्ड था। तो ह्यूमनिज़म में एक चीज़ और जो आई वो ये थी कि मैन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। कि पहले ये होता था कि ह्यूमन फॉल्ट्स जो थे उसको किसी हायर अथॉरिटी के साथ रिलेट कर दिया जाता था। जैसे मिसाल के तौर पे पहले अगर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें अगर कोई बंदा, किसी के बंदे का एंड बुरा हुआ है तो उसको लिख दिया जाता था कि फेट का मसला है, या उसके स्टार्स में मसला है, या गॉड जो है वो उससे नाराज़ था तो ऐसा हुआ है, यानी कि उसकी किस्मत इसलिए ख़राब हुई है। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमनिज़म के अंडर जो रेनेसांस का लिटरेचर था उसमें एक हायर अथॉरिटी को ब्लेम करने के बजाय इंसान को ख़ुद को ब्लेम किया जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो था वो इंसान पे था, मैन पे था, तो इसलिए उसकी ह्यूमनिज़म कहा जाता है। तो मैन जो था उसको फोकस उसके ऊपर टर्न हो गया। तो अब जो गलत होता था या जो गुनाह किया जाता था उसका ब्लेम जो था वो किसी हायर अथॉरिटी की बजाय उस इंसान पे डाला जाता था। कि मिसाल के तौर पे अगर किसी किंग ने बुरा किया और एट द एंड उसके साथ बुरा हुआ है तो ये नहीं कहा जाता था कि फेट में ऐसा था, बल्कि कहा जाता था कि चूंकि इस किंग ने ऐसा किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ और इसलिए इसके साथ ऐसा होना भी चाहिए था। तो इस तरह से जो पूरे का पूरा फोकस था वो शिफ्ट हो गया था मैन के ऊपर। तो ये चंद इम्पोर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं रेनेसांस पीरियड की। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।